आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता, और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चा उस सिचुएशन को रिएक्ट करता है जिसका असर उसकी माँ पर होता है, क्योंकि वो दोनों इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। जो माँ महसूस करती है वो बच्चा भी महसूस करता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान इमोशनल वेलबींग होना बहुत जरूरी होता है। तो इसे किस तरह से बढ़ाया जाए, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्राज, कर्माज, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, सोनल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर गर्भ संस्कार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सोनल जी, आज हम बात करेंगे कि इमोशनल वेलबींग को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में ये तो जान लिया कि इमोशनल वेलबींग क्यों जरूरी है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इमोशनल वेलबींग यानी इमोशंस कैसे होना मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो मदर इमोशन को फील करती है वो डायरेक्टली बेबी फील करता है जी। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस और सब्जेक्टिव स्ट्रेस की बात की थी जी। जिसमें हमने जाना था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, कोविड आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे को वो जब वूम में होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक फर्क नहीं पड़ता? तब तक जब तक माँ उस भय को ट्रांसफर नहीं करती है, उस स्ट्रेस को ट्रांसफर नहीं करती है, जब तक मदर इंटरनली अफेक्टेड नहीं होती है, उस ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस को सब्जेक्टिव नहीं बनाती है, तब तक बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक मदर को ये इंश्योर करना कि किसी भी हालत में उनका ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस सब्जेक्टिव ना बन जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस तो होगा ही होगा। अगर हम बोलेंगे कि भाई कोई स्ट्रेस नहीं होगा या फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो वो सब कहने की बातें हैं। हम इस रियल वर्ल्ड में रहते हैं, रियल पीपल के साथ रहते हैं, रियल एनवायरनमेंट है जहाँ पे प्रॉब्लम्स एवरीडे आती रहती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनता रहता है। तो ये सोच लेना कि स्ट्रेस आएगा ही नहीं, हमारे इमोशंस में कोई चेंज आएंगे ही नहीं, वो इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। स्ट्रेस जरूर आएगा, प्रॉब्लम जरूर आएंगे, लेकिन सोल्यूशन एक है, और वो सोल्यूशन है कि मदर किसी भी हालत में अपने उस स्ट्रेस को इंटरनलाइज ना कर सके, और वो इंटरनलाइज ना करे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अपनी इमोशनल वेलबींग को बढ़ाना होगा। उन्हें इस तरह का कुछ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन अराउंड, कि वो एक कवच की तरह हो जी, कि उस कवच के अंदर कुछ घुसे ही ना, और बच्चा अंदर में बिल्कुल प्रोटेक्टेड एक सुकून के साथ में अपने 9 मंथ्स की जर्नी को कंप्लीट करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो फैमिली का होता है, कि एक लविंग फैमिली एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। बट अगेन, जरूरी नहीं है कि वो एनवायरनमेंट हर समय मिल सके। तो उसके लिए फिर क्या सेकंड पॉइंटर है, वो है अनकंडीशनल लव, कि एनवायरनमेंट जैसा हो नहीं हो, मदर अपने अंदर अनकंडीशनल लव का बोलते हैं ना, एक स्तोत्र बना के रखे कि भाई वो नॉन स्टॉप अनकंडीशनल लव चलता रहे, चाहे बाहर से ना मिले वो अंदर से ही क्रिएट करे। कोशिश तो रहेगी कि भाई बाहर से मिले, बट वो मदर के कंट्रोल में नहीं है।
तो जो चीज मदर के कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो अंदर में ही एक जनरेटर, लव जनरेटर बना के रखे जो अनकंडीशनली चलता रहे। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉरगिवनेस की भावना जी, दूसरों के लिए भी खुद के लिए भी एक फॉरगिवनेस होना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड की भावना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही हमारे अंदर मैक्सिमम पॉजिटिविटी को लेके आता है। और फिर इसके साथ में इम्पोर्टेंस आ जाता है गर्भ संस्कार म्यूजिक का, बिकॉज म्यूजिक और हमारे इमोशंस का बहुत गहरा संबंध है। दे आर वेरी 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 स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो म्यूजिक हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में और चेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड देन क्रिएटिव एक्टिविटीज, बिकॉज हमारी जो क्रिएटिव फैकल्टीज है ब्रेन की, वो भी अगर प्रॉपरली एंगेज्ड होती है ना, तो हमारी मूड को बिल्कुल अपलिफ्ट कर देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि ब्रेथ और माइंड दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। और ये हमने पहले हमारे प्राणायाम के लेक्चर्स में, एपिसोड्स में हमने डिस्कस भी किया है कि कैसे ब्रेथ और माइंड कनेक्टेड है। तो हम ब्रेथ वर्क के द्वारा भी अपने इमोशंस पर बहुत स्ट्रांगली एक कंट्रोल रख सकते हैं। और फिर जब कुछ काम नहीं करता तो एक चीज बहुत अच्छे से काम करती है, वो है गर्भ संवाद। इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ गई ना, बट अगर आपका और बेबी का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो आप गर्भ संवाद के द्वारा अपनी बेबी से अच्छे से चीजों को कम्युनिकेट करा के उसको रिलैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड द बेबी गेट्स रिलैक्स्ड। बेबी समझ जाता है कि ओके, दिस सिचुएशन इज टेम्पररी, कोई बात नहीं, माय मॉम इज हैंडलिंग, ये सब बराबर होगा। एंड द बेबी सेटल्स। जैसे हमारे छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो मदर अगर बोल देती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दिस इज जस्ट अ पास, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो बच्चा सेटल हो जाता है कि मम्मा ने बोला सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही बेबी जब हमारे वूम में भी है, तो गर्भ संवाद के द्वारा हम चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं, जो टूल्स को यूज करके एक मदर अपने इमोशनल वेलबीइंग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है। जी मैम, अभी आपने जो टूल्स के बारे में बात की जिनसे हम हमारा इमोशनल वेलबींग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनमें से पहला टूल था कि लविंग फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली तो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, तो ये लविंग फैमिली इन्वायरमेंट हम हमारे बच्चे को किस तरह से दे सकते हैं? फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है जी, बिकॉज वो जो बेबी आया है वो सिर्फ मदर का नहीं है, वो पूरी फैमिली का है। जी, है ना। और वो उस फैमिली की वंशज है, उस फैमिली को आगे लेके जाएगा। तो फैमिली का जो प्यार है उस बच्चे के लिए नेचुरली बहुत स्ट्रांग होता है। और एक फैमिली का एनवायरनमेंट अगर लविंग हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है, टर्मोइल से गुजरती है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, थोड़े मूड स्विंग्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स शी हैज द पावर एंड शी हैज द कैपेसिटी टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, बट अगर उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है तो क्या होता है कि उसे इस पूरी चीज को क्रॉस करना बहुत ईजी हो जाता है। शी इज हैविंग सम हार्मोनल दिस थिंग, कुछ चीज की क्रेविंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो थोड़ा पैम्परिंग मिल जाता है, थोड़ा केयर मिल जाता है, थोड़ा लव मिल जाता है, तो ये पूरी जर्नी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब आप एक मदर को, एक प्रेग्नेंट मदर को जब आप लव देते हो, तो वो लव जो है ना सिर्फ मदर तक लिमिटेड नहीं होता, वो लव पास ऑन होता है बच्चे के लिए भी। तो यहाँ पे आप थोड़े सेल्फिश हो जाओ कि भाई जब आप अपनी बहू को या डॉटर को लव दे रहे हो, तो भाई बोलते हैं ना कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके नाती को, आपके पोता पोती को, जो भी होने वाला है, आपकी भाभी वंशज आ रही है, उस तक वो लव पास ऑन हो रहा है। और ये लव जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो बेबी अंदर से फील कर पा रहा है कि मेरे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, जो भी रिलेशंस है, वो कितना प्यार मेरी मदर को दे रहे हैं और मुझे दे रहे हैं, और वे सारे लव को एब्जॉर्ब करता है। और जब वो इस सारे लव को एब्जॉर्ब करता है तो वूम के अंदर से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, जो शायद बाहर आके भी ना हो, क्योंकि वूम की बॉन्डिंग जो होती है ना, वो टूम तक जाती है। कहते हैं कि जो लव, जो इमोशन, जो लर्निंग वूम में होती है, वो कहाँ तक रहती है? टूम तक रहती है, यानी मरते दम तक रहती है। बोलते हैं वूम, फ्रॉम वूम टिल टूम।
पर मैम जो ऐसी मदर्स हैं जिनको काम की वजह से या फिर वो सिंगल मदर्स है, वो अपने फैमिली के पास नहीं रह पा रही है, तो वो मदर्स अपने बच्चे को वो फैमिली का इन्वायरमेंट, वो लविंग इन्वायरमेंट किस तरह से दे सकती है? टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आसान हो गया है। हम कितने टूल्स हैं हमारे पास, हम फेस टाइम कर सकते हैं, हम जूम कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट द लव एंड द इमोशन। जरूरी नहीं वो इंसान को फिजिकली आपके सामने होना है, जरूरी ये है कि मदर को वो इमोशन को फील करना है। तो अगर वही इमोशन मदर फोन पे बात करके फील कर ले या बिना बात किए भी फील कर ले तो भी काम हो जाता है। इसलिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है अनकंडीशनल लव। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय एनी चांस सपोज फैमिली दूर है, दूर नहीं भी है तो भाई फैमिली पास में, बट उनका इतना कनेक्शन नहीं है, उतनी चेतना नहीं है कि भाई हमें प्यार देना चाहिए। हर लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमें ये नहीं फोकस करना है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, दिस इज आइसिंग ऑन द केक। बट अगर नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स फाइन। नहीं कर रहा है तो आप अपने अंदर से क्रिएट कीजिए। उन्होंने लव नहीं दिया बट किसी ने ये तो नहीं रोका आपसे कोई ये करने के लिए कि आप उनके प्रति अपना लव क्रिएट करो, क्योंकि बेबी को तो लव फील करना है। वो चाहे सामने से मिल रहा है, चाहे आप ऑटो जनरेट कर रहे हो थ्रू अनकंडीशनल लव। बेबी ने तो सिर्फ और सिर्फ लव फील करना है, राइट? तो अगर सासू माँ ने आके नहीं भी फील करा है तो आप खुद एक अच्छी फीलिंग उनके लिए क्रिएट करो जी, क्योंकि आपकी फीलिंग से आपका बेबी कनेक्टेड है, आपके इमोशन से आपका बेबी कनेक्टेड है। बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी सासू माँ आके आपको डांट के भी जाती है तो भी आप उनकी डांट में से प्यार को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो बेबी को फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने डांटा। बेबी ने इतना ही समझा कि कुछ तो भी प्यार मिला है। और अगर वो प्यार करके जाती हैं और आप उनके प्यार में भी कुछ क्वेश्चन निकालते, कुछ संशय करते हो कि जरूर कुछ तो बात है, कुछ तो फायदा है, ये लेना चाहती है इसलिए मुझे आके करके दे रही है, तो बेबी को उनके प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेबी को ये लगेगा कि भाई ये जरूर मैनिपुलेटिव नेचर की है। आप समझ रहे? तो बेबी पूरी दुनिया को आपकी नजर से देख रहा है, आप जो चश्मा पहन रही है उस चश्मे से देख रहा है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हो कि वो एक लविंग एनर्जी वाला बच्चा हो, आप अगर चाहते हो कि वो लव के साथ बॉर्न हो, वो एक लव का स्तोत्र हो, तो आपको वही इमोशंस डालने होंगे, क्योंकि ओनली अ लविंग मदर कैन गिव बर्थ टू अ लविंग बेबी। वो वही तभी पॉसिबल है। और जब हम अनकंडीशनल लव करते हैं, जब हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, तो क्या होता है? बहुत बेनिफिट होती है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ एक्सपेक्टेशंस है। जस्ट बिकॉज मैंने सोच लिया कि मेरे हस्बैंड आके मुझे इस तरह से पैम्पर करेंगे या इस तरह से चीजों को करेंगे और कोई भी कारण से वो नहीं कर पाए, तो क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड, आप अगर एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल बेयर मिनिमम कर लो, अगर कर दिया तो बहुत खुशी की बात, और नहीं किया तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, आई एम हैप्पी विथ माय बेबी। अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस होगा ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। रिजॉल्व क्या, क्रिएट ही नहीं होंगे। इससे पहले कि हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे दर्शक ने उनकी एक समस्या हमसे शेयर की है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। बिल्कुल, प्लीज। हमारी दर्शक कहती है, सोनल दीदी नमस्कार, मुझे आप सही सही एक बात बताना, मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा है, मेरी सास जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से कहे जा रही है कि मेरे ससुर ही जन्म लेंगे, और वो अभी से मेरे बच्चे से उसी तरह से रिएक्ट करती है। दीदी, मेरे ससुर बहुत गुस्से वाले थे और वैसे भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, प्लीज आप सही सही बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे पति को कुछ पड़ी नहीं है, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ प्लीज। आप 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, उसके लिए हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के मिड पॉइंट तक आप पहुंच चुकी हैं, आधी जर्नी हो चुकी है, आधी बाकी है। और बिकॉज आप 5 महीने की प्रेगनेंसी में है, आपके गर्भ में जो सोल है, जो आत्मा है, वो ऑलरेडी आ चुकी है 5 मंथ्स पहले। तो वो आत्मा चाहे आपके ससुर की हो, चाहे कोई और दिव्य आत्मा हो,
ऑलरेडी आपके वूम में आ चुकी है। अब मेरे और आपके डिस्कशन से वो आत्मा चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आप ऐसी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग रखेंगी और नाराजगी रखेंगी तो वो आत्मा को जरूर कष्ट पहुंचेगा, विच इज नॉट करेक्ट। सो अगर आपकी सासू माँ कहती है कि आपके ससुर आ रहे हैं, फेयर इनफ, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इस पर ना मेरा कोई कंट्रोल है ना आपका कोई कंट्रोल है। रही बात उनके गुस्सैल होने की और उनके कुछ ऐसे ट्रेट्स आपके बच्चे में आने की जो आपको पसंद नहीं है, तो आप सबसे बेस्ट स्टेज में हैं अभी। आप अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज को क्रिएट कर सकती हैं जो आप चाहती हैं कि आपके बच्चे में आए। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे में गुस्सा ना आए तो सबसे पहले आपको अपने गुस्से का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रश्न को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा गुस्सा आपके अंदर में भी अभी इकट्ठा हो गया है। तो अगर आप गुस्सा रहेंगी तो आपका बच्चा कैसे शांत हो सकता है? क्योंकि बोलते हैं ना कि एक हैप्पी मदर ही एक हैप्पी बच्चे को बर्थ देती है, वैसे एक एंग्री मदर एक एंग्री बच्चे को बर्थ देती है। तो अगर आपके अंदर में गुस्सा रहेगा तो वो गुस्सा ऑटोमेटिकली आपके बच्चे को पास ऑन हो जाएगा और उसके अंदर में भी वो फ्रस्ट्रेशन और वो एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी जो लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो अभी इस बात को आप भूल जाइए कि आपके ससुर जी आ रहे हैं, कि कोई और पूर्वज आ रहे हैं, कि कोई और आत्मा आ रही है। आपका उस बात पे कोई कंट्रोल नहीं है। जिस चीज पे कंट्रोल नहीं है उस पर हमें कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कंट्रोल क्या चीज पर है? कंट्रोल इस बात पर है कि जो बच्चा अभी आपके गर्भ में है उसका आप कैसे केयर करें, कैसे लालन पालन करें, किस तरह की एनवायरनमेंट को क्रिएट करें जिससे वो एक हैप्पी बेबी बन के आए। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको हैप्पी रहना होगा। तो प्लीज सारी चीजों को साइड में रखिए, भूल जाइए कौन सी आत्मा आ रही है नहीं आ रही हो। जब बेबी बॉर्न होगा तो हमारे पास कोई टेस्ट भी नहीं है चेक करने के लिए कि भाई कहाँ से कौन सी आत्मा आई। तो जो चीज प्रूव नहीं हो सकती उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। बट इसमें जरूर फायदा है कि आप अपने इमोशंस को एकदम पॉजिटिव रखें, हैप्पी रखें, अच्छा रखें और वो सारे इमोशंस को अपने बच्चे पे ट्रांसफर करें। जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रश्न हमसे पूछा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनमनाथ, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि अनकंडीशनल लव कितना जरूरी है, पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सच में अनकंडीशनल लव पॉसिबल है? कोई भी अपेक्षा थोड़ी क्यों ना हो, वो होती तो है। बिल्कुल, अपेक्षा जरूर होती है, एक्सपेक्टेशन जरूर होता है, बट उस एक्सपेक्टेशन को बढ़ावा भी तो हम ही देते हैं ना जी, और उसको कंट्रोल भी हम ही कर सकते हैं, राइट? सो आपको ये सोचना है कि ये मेरे फायदे में है कि नहीं है। अगर कोई एक्सपेक्टेशंस हमारे फायदे में नहीं है तो उसको रख के कोई फायदा नहीं है। जी। अभी जो आप प्रेगनेंसी के स्टेज में है उसमें आपका पूरा का पूरा फोकस आपके बच्चे पे होना चाहिए। और अगर कोई तरह की एक्सपेक्टेशन जो आपको लगता है कि पूरी नहीं हो सकती तो उसको अगर आप अपने अंदर क्रिएट करेंगी तो वो आपको कष्ट ही देगा और वो कष्ट आपके बेबी तक ट्रांसफर होगा। तो इससे बेटर एक्सपेक्टेशन को करिए साइड और अपने अंदर लेकर आइए अनकंडीशनल लव, और उस अनकंडीशनल लव से अपने बच्चे का पोषण कीजिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, हमारा जो अगला टूल है वो है फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस किस तरह से मदद करता है हमारे इमोशनल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आपका किसी के साथ में झगड़ा हो गया, किसी ने बहुत बुरा भला बोला, आपको बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख दिया। अभी मैं अगर आपको बोलूंगी कि उस इंसान के बारे में याद करो तो कैसी फीलिंग होगी आपको? वही बुरी बातें मुझे याद आएंगी, वही जो उसने कहा, जो मुझे चुभा होगा, वही दिमाग में चलेगा। तो आपकी एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। आपके हार्ट में कैसी फीलिंग होगी? भारीपन की होगी कि लाइट हैप्पी फीलिंग? बहुत ज्यादा भारीपन होगा। तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि एक मदर को हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, सेटल रहना बहुत जरूरी है, एक लविंग एनवायरनमेंट को उन्हें अपने वूम में क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो जब वो इस तरह के ग्रजेस को अपने अंदर
रखेंगी, दबा के रखेंगी, तो क्या होगा? ये ग्रजेस उनके अंदर नेगेटिव एंटिटीज को क्रिएट करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करेंगे, और वो नेगेटिव एनर्जी उनके वूम को डिस्टर्ब करेगा, उनके बेबी के ग्रोथ को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी डे हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन करें। बहुत सिंपल है फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना, कि हर रात को आप जब सोने के लिए जा रही हैं तो कुछ नहीं, अपने पूरे दिन को एक रिकैप कीजिए, और रिकैप करके आप उन सारे लोगों के बारे में सोचिए, उन सारी सिचुएशंस के बारे में सोचिए, उन सारी बातों के बारे में सोचिए जिससे आपको कष्ट हुआ, और फिर एक अनकंडीशनल लव को प्रोजेक्ट करके उस कष्टों को दूर कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए कि ओके, आपने किया, जाने अनजाने जिस कारण से भी हुआ, आई फॉरगिव यू। और जब आप फॉरगिवनेस दे रही हैं, आप उनको माफ कर रही हैं, तो प्लीज वो अंदर से होना चाहिए। कई बार हम खाली बोलने के लिए, सिंबॉलिक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, हम उस चीज को कर देते हैं, बट उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट तब होगा जब रियली आप उस फॉरगिवनेस को फील करके फॉरगिव करेंगी। और जैसे ही, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप रियली फील कर रही हैं कि आप ऐसे ही बोल रही हैं? क्योंकि अगर आप रियली फॉरगिव करेंगी ना, तो आपका दिल एकदम खाली हो जाएगा, आपके हार्ट में ना एक लाइटनेस आ जाएगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, आपको सडनली एक हैप्पीनेस की फीलिंग होगी। अगर ये मूड शिफ्ट हुआ है तब तो फॉरगिवनेस रियल है, अदरवाइज अब वहीं पे अटकी हुई है, कोई बेनिफिट नहीं होना है। एंड साथ ही साथ यहाँ तो किसी और ने आपको कष्ट दिया, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को कष्ट दे, आपकी बातें किसी को हर्ट कर दे, आपने किसी को दुख या संताप पहुंचा दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में माफी मांग ले, बिकॉज ये भी आपने कष्ट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके दिल में अटकी हुई है, वो बात जो आपके अंदर में नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही है। बट एक बार आप फॉरगिवनेस उनसे मांग लेंगी तो क्या होगा, अपने आप वो चीज जो है बाहर निकल जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग आप जिनसे आपको तकलीफ हो रही है उनको फॉरगिव कर दें जी, और जिनको आपने तकलीफ दी है उनसे आप फॉरगिवनेस मांग लें जी। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरगिविंग द सेल्फ, सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द सेल्फ जी, कि भाई कुछ ऐसी चीजें जिससे आपने अपने आप को कुछ कष्ट पहुंचा दिया हो, आपने अपनी बेबी को कष्ट पहुंचा दिया हो, तो वो भी फॉरगिवनेस आप मांग ले। तो जब हम ये 3 स्टेप फॉरगिवनेस प्रोसेस एवरी नाइट फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन एकदम शांत और हल्का हो जाएगा। ग्रजेस जो गांठें ना, ये ग्रजेस के गांठों की तरह जो जगह जगह बंद गई है, वो गांठें खुल जाएंगी, हमारी एनर्जी फ्री फ्लोइंग हो जाएगी, और हमारी एनर्जी जितनी फ्री फ्लोइंग होगी, हमारा इमोशनल वेलबींग उतना हाई होगा, हम बेटर फील करेंगे, हम हैप्पियर फील करेंगे जी। तो फॉरगिवनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एवरी नाइट मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि हम फॉरगिवनेस दे के और फॉरगिवनेस लेके ही हम सोएंगे, तो और फिर देखिएगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कितनी इंप्रूव हो जाती है। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि फॉरगिवनेस इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो मन में बोझ होता है वो हल्का हो जाता है, तो उसी तरह से ग्रैटिट्यूड किस तरह से मदद करता है? कई बार हमारी हैबिट होती है लोगों को बोलने के लिए, कहते हैं ना बाय द वे कर देना, हाँ। क्या होता है, बट आप एक बात समझिए, कोई भी इस लाइफ में बाय द वे कुछ नहीं करता है, हर इंसान आउट ऑफ द वे जाके करता है। उसे एफर्ट लगा है, उसे टाइम लगा है, उसे एनर्जी लगी है, उसने आपके बारे में सोचा है, तब वो आपके लिए कुछ कर रहा है जी। तो जब आपके लिए वो कुछ कर रहा है, इतनी एनर्जी ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है, इतना केयर ले रहा है, तो क्या जरूरी है उसकी उस एनर्जी को रिस्पॉन्ड करना थ्रू ग्रैटिट्यूड जी। ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद का ज्ञापन करना। जब हम कोई भी चीज हमारे साथ अच्छी होती है, उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं, तो क्या होता है, इस यूनिवर्स में वो एनर्जीज जाती है जी। और इस यूनिवर्स को क्या फील होता है कि इससे लगता है ये चीज पसंद आ रही है, इसलिए वो इतना थैंक यू कर रहा है। तो यूनिवर्स इन रिटर्न क्या करता है, हमको और वो चीज देता है जी। मुझे आप जो मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
और मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ, तो यूनिवर्स में ये मैसेज जा रहा है कि मुझे लविंग टॉक्स बहुत पसंद है, मुझे लविंग जेस्चर्स बहुत पसंद है, राइट? तो यूनिवर्स मुझे रिवॉर्ड करेगा विथ मोर लव, और मैं जहां जाऊंगी मुझे लव ही लव मिलेगा जी। और अगर आप मुझे लव दे रहे हो, मैं इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हूँ, तो यूनिवर्स को लगेगा कि इसको कुछ परी नहीं है लव की, तो छोड़ो, इसको नहीं देते। तो जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, तो हमें छप्पड़ फाड़ के वो चीजें मिलती है, बिकॉज यूनिवर्स को वो मैसेज भेज रहे हैं चिल्ला चिल्ला के वी आर लविंग इट, हमें बहुत पसंद आ रहा है जी। सो यूनिवर्स और हमें देता है, तो हमारी एनर्जी जो है ना और अपलिफ्ट हो जाती है और बेटर हो जाती है। तो जब हमारा बेबी हमारे वूम में है और हम इस तरह की ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को रखते हैं, कोई भी हमारे साथ अच्छा करता है हम उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, और नहीं भी अच्छा करता है इन जनरल हम ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे बेबी को भी वो एनर्जीज मिलती है, वो बेबी भी उस पॉजिटिविटी को फील करता है, उस लाइटनेस को, उस हैप्पीनेस को फील करता है, और उसके अंदर में भी इस तरह की भावनाएं क्रिएट होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, लाइक एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू शुड डू अ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। तो कैसे करना है अपना ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन? मैं चाहूंगी आप लोग सब आंखें बंद कर लें और सबसे पहले फोकस करें उस सुप्रीम पावर का जिसने आपको क्रिएट किया है, और उस अल्टीमेट क्रिएटर को थैंक यू करें फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू आर ब्लेस्ड विथ। और फिर ग्रैटिट्यूड दे अपने शरीर का जो हर पल हर क्षण आपका साथ दे रहा है। ग्रैटिट्यूड दे अपने माता पिता को जिनके कारण आप आज इस शरीर में आ पाए, वो आपके प्रथम गुरु हैं, आप जो भी हैं उनके कारण हैं। और फिर ग्रैटिट्यूड दें अपने परिवारजनों को जो हर पल हर क्षण आपका साथ दे रहे हैं। ग्रैटिट्यूड दें अपने गर्भ में उस नन्हे से शिशु को जिसने आपको अपनी माता चुना है। बहुत सारी माताएं थीं जिनको चूज कर सकता था, बट ही चोज यू। गिव लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ब्लेसिंग यू विथ मदरहुड। और फिर ग्रैटिट्यूड दें वो सारे लोगों को, वो सारी सिचुएशंस को जिसके कारण आपके लाइफ में हर चीज बहुत अच्छा हो रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट इन योर लाइफ। और फिर ग्रैटिट्यूड दें वो सारे लोगों को, वो सारी चीजों को जो आपके मार्ग में डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं, बट यही वो डिफिकल्टीज है जिसके कारण आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जिसके कारण आप बेटर पे बेटर बनते जा रहे हो। सो थैंक ऑल द क्रिटिक्स इन योर लाइफ, थैंक ऑल द कॉम्पिटिटर्स इन योर लाइफ। वो हैं तो आप अपने आप को बेटर बनाते जा रहे हो। थैंक द गुरु इन योर लाइफ जिनके कारण आपको मार्गदर्शन मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग जो आप आज देख पा रहे हो। एंड फिल योरसेल्फ विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज जिससे आप अपने आज के दिन को और बेटर और वर्थवाइल और ब्यूटिफुल बनाओगे। सो विद दिस gratitude, with this feeling of thankfulness, send all the loving energies to your baby. सारे gratitude को, सारे धन्यवाद को, सारे thankfulness को, सारी positivity को अपने बेबी को भेजे और फील करे कि वो कितना हैप्पी हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, आपको कितना थैंक यू कर रहा है। आप जितना ग्रैटिट्यूड भेज रहे हो वो उससे ज्यादा ग्रैटिट्यूड से आपको ब्लेस कर रहा है। जस्ट एब्जॉर्ब दिस ब्यूटिफुल फीलिंग एंड विद दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड
Rub your hands. Put it on your face. And with lot of love and gratitude, open your eyes to a beautiful morning. So, ये एक ग्रैटिट्यूड का एक प्रयोग था जो मैं चाहूंगी कि हर सुबह आप जरूर करें और अपनी बेबी को मॉर्निंग में ही फिल कर दे विथ लॉट ऑफ लविंग एनर्जी और फिर देखें आपका दिन कैसा जाता है।